हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं, हमारे आज के खास मेहमान, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो तमाम तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया में छाई हुई हैं, उन तस्वीरों के मायने क्या हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से ग्लोबल ब्रेकिंग में। जो तस्वीरें लगातार आज दोपहर के बाद से सोशल मीडिया पर जमकर छाई हुई हैं, चाहे G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो, तमाम नेताओं से वहां पर मुलाकात गर्मजोशी से, और उसके बाद अब पापुआ न्यू गिनी जो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनका इस तरह से पैर छूकर वहां के प्रधानमंत्री ने जो स्वागत किया, अभिनंदन और जाहिर किया, इन तमाम तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि पहली बात तो बहुत तमीजदार थे वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी साहब का जो कैरिस्मा था वो हर जगह पे आप देखिए, जो बाइडेन साहब भी उनको कहते हैं कि आप बड़े मशहूर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, तो मेरे को आपकी ऑटोग्राफ लेनी चाहिए, इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री साहब क्या क्या बोले, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे जो रिस्पेक्ट है और हिंदुस्तान का जो रिस्पेक्ट है, और वो हिंदुस्तान के लीडर हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो, तो मैं देखता हूँ कि एज इंडियन हमारा सीना फख्र, वी ऑल टेक इट वेरी पर्सनली, हम सब ने बहुत पर्सनली लिया है, सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबका दिल खुश हुआ है। वही इसको तमीज़दार इंसान ऐसा जिस लहजे में मिले और जिस तरीके से, जिस खलूसियत से वो मिले और परंपरा तोड़ी, और देखिए बहुत ही दिल खुश होता है देख के। वो तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया में, हर कोई शेयर कर रहा है, वो बड़े गर्व से, बड़े फख्र से। ठीक है, लेकिन अगर हम सर इंटरनेशनली इन तमाम तस्वीरों को हम देखें, जहां एक तरफ भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग में पहुंचे एज ए स्पेशल गेस्ट, वहां पर उनको ऑनर दिया गया, और अब ये बीते दिन खबर सामने आई कि क्वाड, इस बार जो क्वाड समिट है उसकी भारत मेजबानी करने जा रहा है, और कल FIPIC की जो बैठक है जिसमें तमाम 10 आइसलैंड के जो प्रतिनिधि हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्य रूप से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनली एक के बाद एक इन तमाम कीर्तिमानों से भारत क्या कुछ आने वाले वक्त में अर्जित करेगा? जी देखिए, हिंदुस्तान ने आज की तारीख में एक ग्लोबल लीड ले रखी है हर तरीके से। आपको बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चंद चीजें बताता हूँ। जैसे कि श्रीलंका में जब नौबत आई पिछले साल, तो हमने फरवरी में ही $2.8 बिलियन का उनको एड पहुंचाया था जी। अभी तुर्की में और सीरिया में जब आफत आई, वहां पे भूकंप आ गया था, हिंदुस्तान ने अपनी इंडियन एयरफोर्स, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और जितने भी अपने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन वहां पे चलाए। हिंदुस्तान ने कभी शर्म नहीं करी कहीं पे कोई भी काम इनिशिएटिव लेने की, लीड रोल लेने की। भाई जब रशिया यूक्रेन का जंग शुरू हुआ तो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, सीज फायर, जंग कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के कहने पे ही एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया गया। हमने ऑपरेशन गंगा चलाया और 28,000 से ज्यादा बच्चे वहां से हमने स्टूडेंट वहां से निकाले। तो इस तरीके से हिंदुस्तान की जो ग्लोबल लीड है हर तरीके से, अभी भी कल की बात है G7 में जब जापान में हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, इन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि हिंदुस्तान एक की रोल अदा करेगा कि यूक्रेन और रूस के जो क्राइसिस है, उनकी जो टकराव है, उनको सुलझाने में। तो हिंदुस्तान हमेशा अभी, और हम G7 के मेंबर भी नहीं है, आप देखिए हम G7 के मेंबर भी नहीं है, फिर भी फूमो शिहिदा जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खास न्योता दावत दी हमारे प्रधानमंत्री साहब को कि आप आइए, फिर भी इसमें शामिल होइए, शरीक होइए। इसके बाद जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में भी जब क्वाड समिट होना था, लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति साहब वहां पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका एक निजी मामला है, अमेरिका का ही एक क्राइसिस है, उसको सॉल्व करने के लिए में लगे हुए हैं। तो वो ही क्वाड समिट जापान में, उस तरीके से आप देखिए। और कल जो है, जो तकरीबन 14 आइलैंड के देशों के जो प्रधान के लीडर्स को मिलेंगे, आपने बताया कि 10 लीडर को मिलेंगे। भाई 400 एक्टिविटीज तकरीबन आप मान लीजिए, इतनी ज्यादा एक्टिविटीज प्लान है वहां पे, एक के बाद एक। और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से उनके काउंटर पार्ट को तो मिलेंगे, एंथनी एल्बनीज को। इसके अलावा जो जितने भी हिंदुस्तानी हैं वहां पे, जो कंपनी के CEOs हैं, MDs हैं, जो टॉप नॉच है, जो टॉप ब्रास है, उनको मिलके। और ये मोदी साहब ने भी बोला है, मैं जहां भी जाता हूं किसी भी मुल्क में, वहां के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हमेशा तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तानी उनके मुल्क में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनने की राह में है। हम लोग आत्मनिर्भर हैं आज की तारीख में। कल की बात है इकबाल भाई, कल की बात है, हमने 1 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन इंटरनली, घरेलू आत्मनिर्भर, हमने इंडिजिनियस, हमने वो क्रॉस किया, जो कि बहुत बड़ा मार्क था। ये सबके समझने के लिए मैं कह दूं, अगर हम एक सफर स्टार्ट कर रहे हैं
हम लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जम्मू टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो पहले 100 किलोमीटर आपको बड़े लंबे लगेंगे, अरे बहुत टाइम हो गया। 100 किलोमीटर पार करने के बाद आप देखेंगे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर क्यों पार होता जाएगा। वैसे ही क्योंकि बहुत से लोग हैं, आपका बड़ा शो, पॉपुलर शो है इस टाइम पे, बहुत लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते होंगे कुणाल भाई, तो उनके समझने के लिए मैं कह दूं, बस यहाँ पे समाप्त करूंगा बोल के कि आपके पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए आपके, फर्ज करिए वो बहुत स्लो होंगे, उसके बाद 2 मिलियन, 3 मिलियन, फट से आग लग जाएगी। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान ने एक नीति रखी है हर जगह पे, और हिंदुस्तान राह दिखा रहा है दुनिया को कि भाई ऐसे। सर, इससे पहले कि मैं अगली बड़ी खबर पर रुक करूं, एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस बड़ी खबर पर भी कि हम लगातार देखते हैं कि इंडिया ग्लोबली किस तरह से लीड कर रहा है, लेकिन निजी तौर पर पीएम मोदी का जो करिश्मा है या करिश्मा आप उसे कह लीजिए, पॉपुलैरिटी कह लीजिए, उसकी एक झलक तब भी नजर आई जब जो बाइडेन पीएम मोदी से मिले और मुख्य रूप से कहा कि मैं आपसे पर्सनली ऑटोग्राफ लूंगा। आप जितना इंडिया में फेमस थे उससे ज्यादा अमेरिका में फेमस है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, और आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। और देखिए बहुत लोग हैं जो देखिए आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग आपके मुखालफत भी होंगे। मगर अच्छी बात यह है, जो मैं देखा था, जो लोग मुखालफत थे पीएम मोदी साहब के, वो भी एक तरीके से अब वो मानने लगे हैं, जी हाँ ये लीडर हैं जो एक देश को, सबको साथ लेके चल रहे हैं और देश को तरक्की की राह पे ला रहे हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय मंच पे, आज ग्लोबल मैप पे हिंदुस्तान को आप देखिए, हर जगह पे, आप जगह जगह पे जाइए। और जो बाइडेन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, आपकी जो पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में है उससे कई ज्यादा अमेरिका में है। तो अमेरिका, हमने खुद देखा है, अमेरिका जब वो जाते हैं तो हमने बस वो पॉपुलैरिटी देखिए, केवल जो रॉकस्टार होते हैं या कहीं पे, जैसे कि आज एक जगह पे एक स्टेडियम में आज की खबर थी, स्टैम्पीड हो गई। भाई पीएम मोदी साहब को मैंने देखा है कि जब वो आते हैं तो लोग खामोश होके उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पे वो लीडर अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, कोई इसमें दो राय है नहीं, कोई इसमें मना नहीं करेगा। और जो दूरदृष्टि है, भाई मैं एक कॉन्क्लेव में था अभी हाल ही में, तो वहां के जो हेड थे वो अनाउंस करते हैं स्टेज पे, पीएम मोदी साहब का जब वो जो बुलाए थे स्टेज पे, मैं वहीं पे मौजूद था फ्रंट रो में, तो वो कहते हैं कि जो लोग पीएम मोदी साहब के साथ काम करे हैं वो कहते हैं हम जब पजल का सोचना शुरू करते हैं तब पीएम मोदी साहब ने वो पजल ड्रॉ करके खत्म करके हमको वो सौंप चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें दर्शाता है कि भाई हिंदुस्तान का, और यही वजह है कि पीएम मोदी की जो दूरदर्शिता है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमें उनके किए गए जो कदम होते हैं उसमें झलक आती। बिल्कुल ठीक है। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। कुपवाड़ा से यह पूरी घटना सामने आई है जहां पर जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी 26/11 जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते, सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को जो जैश ए मोहम्मद से संबंधित था उसे धर दबोचा। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर G20 समिट को लेकर ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जम्मू कश्मीर, मुख्य रूप से जो कश्मीर है वो चर्चाओं में है। और इसी बीच पाकिस्तान को किस तरह से ये तमाम चीजें नागवारा गुजर रही हैं, उसी की एक झलक, जहां पर NIA ने आतंकी उबैद मलिक को पकड़ा है। कुपवाड़ा का ये रहने वाला है और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जैश ए मोहम्मद से इसका संबंध है और सेना के खुफिया जानकारी यह पाकिस्तान पहुंचा रहा था। मेजर मोहम्मद अली शाह, इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार G7 समिट को लेकर और G20 समिट को लेकर भारत ऑलरेडी कश्मीर के मुख्य रूप से इस पूरे पार्ट में जो G20 समिट ऑर्गेनाइज करा रहा है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि खूब चर्चाओं में है, काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और पाकिस्तान है कि वो बाज नहीं आता। बिल्कुल आपने सही बोला कुणाल भाई। और देखिए 2019 में जब 14 फरवरी 2019 के बाद जब पुलवामा हमले हुए थे, जब जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी उसको हमले की, और तब मैंने एक ओपन लेटर लिखा था टू जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, जो कि बहुत वायरल हुआ था, जिसके कुछ चंद एक घंटों में ही 10 मिलियन शेयर हो गए थे सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने पढ़ा। उसमें मैंने बताया बिल्कुल कि कैसे इनका खात्मा किया जा सकता है। हमने एक रोक टोक लगाई है टेरर फंडिंग भी,
जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छी बात है। जब तक इन पे आप इनकी या तो आइडियोलॉजी ना खत्म कर दें। देखिए, हम एक सर काटेंगे इनका, एक को मारेंगे उग्रवादी को, 10 और पैदा होंगे, फिर एक मारेंगे फिर 10 और पैदा होंगे। तो हल क्या है, तरीका क्या है? आइडियोलॉजी पहले वो का खात्मा करिए। दूसरी बात, जो टेरर फंडिंग है, आप कोई भी कंपनी चलाते हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर कंपनी में पैसे ही नहीं आ रहे तो कंपनी क्या चलेगी? मेजर मोहम्मद अली शाह, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, तो आपने से फरमाया कि कल G20 का समिट श्रीनगर में पूरी तैयारियां हो रही हैं। अब आप देखिए, मगर कुछ चंद एक राष्ट्र ऐसे हैं जैसे कि इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, जो हमारे अलाय हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे। वो कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश करी ये दिखाने के लिए कि कश्मीर के हालात सही नहीं है बिल्कुल भी। धारा 370 हटाने के बाद और आर्टिकल 35 अल्फा के बाद हटाने के बाद तो पाकिस्तान ने राजौरी में भी हरकत करी, पूंछ में भी हरकत करी, उनका मुंहतोड़ जवाब मिला, करारा जवाब मिला। तो जब मैंने ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, तब मैं वर्दी में नहीं था, लेकिन मैंने एक डंडा लगाया उनको, जिस तरीके से एक फौजी आदमी, एक सर्विसमैन उनको डंडा लगा सकता है, इस तरीके। तो इसमें खात्मा इनकी आइडियोलॉजी का और इनके फंडिंग का, ये दो चीजें हैं जो अगर काबू में आ जाएं तो बहुत कुछ काबू में आ सकता है। आज की बात है, बीएसएफ ने इनका एक पाकिस्तानी ड्रोन अपने बॉर्डर इलाके पे जो एयर स्पेस वायलेट कर चुका था, बीएसएफ ने ड्रोन उनका मार गिराया है। वहीं पे पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर जो मिलता है ना ईरान से, वहां पे भी बॉर्डर पे उनके बॉर्डर गार्ड करीब 6 कुछ के आसपास की कुछ कैजुअलिटी हुई है। तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, वो कितने भी हालत में हो, बुरे हालत में हो, फटेले हालत में हो, इकोनॉमी डाउन हो, अंदर इनके सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करें, वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो है बिल्कुल बेशरम। उनके खुद पाकिस्तान के कुल मिलाकर अगले 2 से 3 दिन जब ये G20 समिट जम्मू कश्मीर में चल रहा है, काफी महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने हम भी एक मैसेज भी कन्वे करेंगे कि भाई सब कुछ शांति है, यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे G20 समिट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समिट हो रहा है, आइए, शौक से आइए, आप देखिए ये हो रहा है। तो इसमें बहुत ही सुरक्षा की तो जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा की कहाँ पे नहीं जरूरत पड़ेगी? अगर दिल्ली में भी करेंगे, बंबई में भी करेंगे, तो आपकी वहां पे जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत ही आपकी हाई सिक्योरिटी होगी। बस ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होगी। और यहाँ पे पेट पे दर्द हो रहा होगा किसका? पाकिस्तानियों का। और इसीलिए लगातार कहा जाता है कि लगातार जिस तरह से आतंकवाद को पालने पोसने में पाकिस्तान लगा हुआ है, किस तरह से वो भारत को चोट पहुंचाता रहा है। और लोग बार बार कहते हैं कि ये तमाम चीजें बताती हैं कि एज ए नेशन पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, फेल हो चुका है। देखिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पे पीटीआई को तो खैर आतंकी ये संगठन घोषित करने वाले थे बिल्कुल। वहां पे बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने बोला नहीं नहीं, ये पीटीआई को आतंकी घोषित मत करो। अगर वो कर देते, जो कि कानून तौर पे गलत नहीं होता, क्योंकि 9 मई की जो घटना हुई है, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करा है, इन्होंने पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन पे हमला किया है, इनके कोर कमांडर 4 कोर जनरल सलमान के घर पे हमला किया। और आप देख, और 1966 में जब जनरल अयूब खान इनके राष्ट्रपति थे, इन्होंने अमेंडमेंट किया था एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे 1966 में जो कोई भी सिविलियन जो कि आता है एक म्यूटनी के लिए, जिसमें फौज का काफी नुकसान होता है, उस सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत हम ट्राई कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से इन्होंने बोला हम सबको, इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करेंगे। इन्होंने कहा कि जमान पार्क जो इमरान खान का रेसिडेंस है, अंदर 40 आतंकी घुसे हुए हैं। इन्होंने एयर सर्विलेंस के थ्रू मालूम किया और 400 लोग पुलिस इनके कॉर्डन करके बैठ गई थी। लेकिन बात ऐसी है कि इन्होंने तलाशी ली मगर मिला कुछ नहीं है अंदर में से। ठीक है। और बल्कि उल्टा ही, जितनी पीटीआई के 124 लोग थे उनको जमानत मिली। वो मैं को ताजुब होता है देख के कि भाई हैरानी होती है कैसे उनकी जमानत हुई होगी। यू आर फ्री, गो होम। एक की वो कॉपी पेस्ट किया होगा, क्या किया होगा मालूम नहीं। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई उम्मीद करता है कि ये सुधरेंगे कभी,
अपने इतिहास से सबक सीखेंगे, ये कभी नहीं सीखने वाले, ये कभी नहीं सीखने वाले हैं। ठीक। मेजर मोहम्मद अली शाह, हमने देखा कि किस तरह से कुछ समय पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तब किस तरह से पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आग में झुलसता नजर आया। अब जब 23 मई को फिर से पेशी है नायब के सामने, क्या कुछ उम्मीद करे, क्या कुछ भविष्य नजर आता है इस मुल्क का? ये जो एक कार्टून प्रोग्राम आता है बिल्ली और चूहे का, आगे बिल्ली पकड़ती है चूहे को, चूहा आता है, मिक्की माउस और टॉम एंड जेरी है। तो बस ये टॉम एंड जेरी का खेल है कि इमरान खान पहले बोला करते थे गिरफ्तारी से पहले, जब बीएसएफ जब इनके रेंजर आए थे इनके पकड़ने के लिए, कि वो कहा करते होंगे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरीके से वो बात करते होंगे। लेकिन जब वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, जब इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया, जो कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला, जस्टिस उमर ने बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ के आप रीड के ले जा रहे हैं जब वो जमानत भरने आए हैं कोर्ट में। कहीं पे नहीं हुआ ऐसा, किसी भी मुल्क पे, किसी वाहिद मुल्क में, कहीं पे पूरे देश में नहीं हुआ। तो अब देखिए कल क्या होगा। अब जब ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के आगे इनकी पेशी होगी, मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा, बिल्कुल ताजुब नहीं होगा कि अगर फिर से कोई रेंजर आके फिर से इस तरीके से कोई व्यवहार कर देगा। देखिए इमरान खान से सबसे बड़ी गलती ये हुई, इन्होंने मिलिट्री से टक्कर ले ली पाकिस्तान में, बस ये सोचने के लिए बहुत बड़े हो गए। नहीं, लेकिन जुबानी जंग जो है वो तो अभी भी शांत नहीं हो रही। जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ है उनके खिलाफ तो इमरान खान अब भी तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं, और ना सिर्फ तल्ख बयानबाजी हो रही है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अब नायब के सामने जब 23 मई को पेशी होगी तो एक बार फिर से पाकिस्तान कुछ वैसे ही मंजर का सामना कर सकता है जो हमने देखा था कि 6 से 9 मई के बाद से पाकिस्तान आग में झुलसता हुआ नजर आया। तो वहां पर भी अगले 24-48 घंटे काफी क्रूशियल। जी हाँ, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और इसमें क्योंकि कहीं पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ मालूम नहीं। इमरान खान निकलेंगे। मैं आपको एक बात और दिलचस्प बताता हूं, मैं आपको एक बात, इमरान खान को एक ऑफर दिया गया ना कि आप या तो मुल्क छोड़ दीजिए, तो लंदन जाइए, वही जाइए, आप महफूज रहेंगे, हम आपको छेड़ेंगे नहीं, आप अगर यहाँ रहे तो हम आपके पीछे पड़े रहेंगे। इमरान खान ने जाने से मना कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा आंकड़ा इसके बारे में क्या कहता है। इमरान खान ने बोला नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं अपने मुल्क में यहीं पे रहूंगा। इसलिए क्योंकि वो देशभक्त है? नहीं, इसके लिए क्योंकि उनको शक है कि क्या गारंटी है कि अगर वो मुल्क छोड़ के भी बाहर जाएं तो जैसे कि 1988 में जियाउल हक के साथ हुआ था ना, जहां जो जहाज में जा रहे थे अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, तो जहाज में आम की पेटियां डाली गई थी, उन आम की पेटियों में था बारूद, तो वो जहाज हवा में ही क्रैश करवा दिया था लोगों ने। तो उसी तरीके से इमरान खान सोचते कोई गारंटी है नहीं जी, अगर वो देश मुल्क छोड़ के भी बाहर जाते हैं तो फिर तो भगोड़े कहलाएंगे और फिर वो खत्म कहानी। अगर वो यहीं पे ही मरते हैं तो फिर भलाई फांसी के थ्रू मरे, भलाई हाईकोर्ट ऑर्डर के थ्रू मरे, भलाई असैसिनेट कर दिए जाए, कुछ भी, लेकिन वो मार्टर कहलाएंगे, सदा अमर हो जाएंगे। फिर पाकिस्तानी लोग इनको याद रखेंगे